राजनीतिक तौर पर देश में प्रधानमंत्री लगातार घूम रहे हैं क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव है। लेकिन इन सब के बीच पहली बार सीमा पर जो हालात हैं वो एक तरह से युद्ध की दिशा में ले जाते हुए कदम है या फिर युद्ध से हालात ही हो चले हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि यहां 5 मरे हैं तो सरकार कह रही है वहां 19 मरे हैं। पाकिस्तान के अखबारों में खबर है कि वहां पर 3 मरे हैं। मरने का सिलसिला अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस या उस पार हो रहा है तो इसके मतलब क्या क्या निकाले जाएं और ये युद्ध की आहट वाकई दोनों देशों के बीच एक नए तरीके से तो नहीं आकर खड़ी हो गई। आइए जरा दस्तक में इसे टटोलने की कोशिश करें क्योंकि करारा जवाब मिलेगा। इसका जिक्र रक्षा मंत्री ने खुले तौर पर कर दिया है कि जवाब दिया जाए और लगातार अगर फायरिंग हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है तो जवाब इस तरफ से भी। करगिल के वक्त में क्या हुआ था और आज क्या हुआ है, चलिए 2 स्थितियों में देखने की कोशिश। 15 बरस पहले के उन जख्मों को उभार दिया जब घुसपैठ की डाल में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के बाद करगिल युद्ध की आहट शुरू हुई थी। 15 साल पहले 5 मई 1999 को पेट्रोलिंग पर गए भारत के 5 जवानों को मौत के घाट पाकिस्तान ने उतारा था, जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ। वहीं पहली बार सीज फायर का उल्लंघन कर सीमा पार से चली गोलियों से एक साथ 5 नागरिक मारे गए और 2 दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। यानी नापाक युद्ध की एक खामोश आहट ने पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी हलचल शुरू कर दी है और दिल्ली को बेचैन तो जरूर ही कर दिया। बेचैनी की बड़ी वजह बीते 6 दिनों में 17 बार सीज फायर का उल्लंघन है। बेचैनी की बड़ी वजह सीमा के 40 पोस्टों को एक साथ निशाना बनाना है। अरनी, आरएसपुरा, कानाचक और परगवाल इलाके में रहने वाले लोगों का पलायन भी बेचैनी की बड़ी वजह है। आलम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की वजह से और मौत ना हो जाए, इसलिए इन इलाकों से रातों रात तकरीबन 1000 लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ा। जो घायल हुए उनमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी, बड़े बुजुर्ग भी हैं। दरअसल जिस तरह से रिहायशी इलाकों में गोलाबारी हुई है उसने करगिल के बाद पहली बार सियासत के जरिए युद्ध की आहट पैदा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जानबूझकर विदेश सचिवों की बैठक से ऐन पहले कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत की। और अब पाकिस्तान को जब संयुक्त राष्ट्र के जरिए आतंकवाद के कटघरे में भारत ने खड़ा किया तो पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग शुरू कर दी। तनाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा इससे भी लग सकता है कि करगिल युद्ध के बाद पहली बार सोमवार को ईद के मौके पर वाघा बॉर्डर के दोनों ओर के दरवाजे नहीं खुले और ना ही मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। यानी अभी तक जो लगातार होता रहा वह नहीं हुआ। अभी तक दोनों देशों की ओर से सेना के बड़े अधिकारी वाघा बॉर्डर पर मिलते थे, परंपरागत ढंग से एक दूसरे को मिठाइयां देते थे। यानी ईद के दिन वाघा बॉर्डर के दरवाजे तो बंद रहे, लेकिन ईद की शाम को तकरीबन 6:20 पर करनी सेक्टर के पुंछ में गोलाबारी शुरू हो गई, जिसमें नागरिक मारे गए। सवाल यही है, सिर्फ दिल्ली बेचैन नहीं है, दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या इस्लामाबाद युद्ध की तो नहीं सोच रहा। हालात मुश्किल किसके लिए कहीं ज्यादा हैं, हालात युद्ध की दिशा में बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत है, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं कूटनीतिक और वैदेशिक नीति के जरिए इस दौर में जरूर सोचे जा रहे होंगे। लेकिन आइए पहले उन लोगों की परिस्थितियों को देखिए जिन रिहायशी इलाकों में सीमा के इस पार लोग थे और वहां पर लगातार फायरिंग होती रही। आर पार की लड़ाई लड़े, एक ही दिन मरे तो सभी मरे। ये जो रात को फायर हुआ ये हमारे गांव की तीसरी कैजुअल्टी है। आप देख रहे हैं इस वक्त हम अखनूर सेक्टर में हैं और किस तरह से परिवार जो है अपने बच्चे और महिलाएं साथ लेकर सामान निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से परेशान हैं इतनी गर्मी में, और जितना भी सामान है ये सारे जो लोग हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। पलायन बड़ी तादाद में लोगों का हो रहा है। सेना उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है जहां पर फायरिंग हो रही है। फायरिंग रुकी नहीं है और इन सब के बीच जो जानकारी अब दोनों तरफ से आ रही है वो कहीं ना कहीं संकेत जरूर है कि आहट है ये युद्ध की। क्यों कह रहे हैं हम, आइए जरा देख लीजिए। दरअसल इन सब के बीच रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाध्यक्षों से बात की है। इस बातचीत के बीच पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश या कहीं निर्देश भी दिया जा चुका है।
जनरल सुहाग ने ग्राउंड जीरो की जानकारी ली है कि वहां पर किस स्थिति में इस वक्त फायरिंग हो रही है। बीएसएफ की 15 चौकियों पर फायरिंग है जो आज शाम के बाद शुरू हुई है। अरनिया आरएसपुरा रिहाइश इलाके में यह फायरिंग हो रही है, इसलिए यह बात बार बार आ रही है कि यह हाटर जो जानकारी उधर से आ रही है उसमें गोलाबारी में भारत ने जो जवाब दिया है उसकी दिशा में बीएसएफ लगातार जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। सरहद पार 13 लोगों की मौत, 19 के जख्मी होने की भी खबर आई है। यानी इस पार भी मर रहे हैं लोग, उस पार भी मर रहे हैं लोग, और इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि इस बीच में अब सरकार किस दिशा में कदम बढ़ाएगी। गृह राज्य मंत्री, उनका क्या कहना है? संकेत बहुत साफ है, अगर ये युद्ध की आहट है या युद्ध की दिशा में बढ़ता कदम है, खुलकर इस बात का जिक्र होता नहीं। लेकिन दोनों तरफ, इस पार उस पार, जिनकी नजर कश्मीर को लेकर होती है बड़ी पैनी, वो क्या सोच रहे हैं? अब हमने देखा कि इनका एकमात्र तरीका बन गया है कि अपना न्यूसेंस बनाया जाए, अपना न्यूसेंस बनाया जाए और इतना यहां फायर और गफलत किया जाए कि दुनिया को मजबूर किया जाए यहां तवज्जो देने का और ये बताने का कि साहब ये तो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये यहां तो लड़ाई छिड़ने वाली है। ये पाकिस्तान की जो है सीधी सादी ये उनकी मंशा है, ये उनकी चाल है। हमने ऑब्जर्वर ग्रुप को बुलाया है यूएन के, वो आकर जगह को देखेगा, हम लेके जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी हमारे पास है। आप तो यूएन ऑब्जर्वर ग्रुप को मानते भी नहीं है, आप उसको निकालने की बात कर रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि नीयत तो वाकयात से जाहिर है, और जबकि 21 लोग जो है ना पाकिस्तानी इस वक्त जख्मी हैं और 5 लोग शहीद हो चुके हैं। कहा जो भी जाए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में अगर टिके रहना है तो कश्मीर का जिक्र करना है। क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान इसलिए शायद भारत के अंदरूनी मामलों में दखल पहले अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत के जरिए देता है और अब सीधी दखल है ये? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जो सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं है, दोनों की निगाहें और नजर सीधे कहें तो कश्मीर को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ देखती हैं और बहुत कुछ कहती है। लबंगे कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर लबंग। More than 6 decades ago, the United Nations passed resolutions to hold a plebiscite in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir are still waiting for the fulfillment of that promise. हालांकि जवाब भारत की तरफ से दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ कहा था, संयुक्त राष्ट्र के भीतर ही आतंकवाद की जमीन पर बैठकर बातचीत आपसे हो नहीं सकती, और प्लेबिसाइट का मुद्दा जो आप उठा रहे हैं वो कोई रास्ता निकलता नहीं, क्योंकि उससे बहुत आगे शिमला समझौता और कहीं ना कहीं लाहौर डिक्लेरेशन बढ़ चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच आज एक सवाल और था कि प्रधानमंत्री लगातार राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को जवाब देने का जिक्र क्यों नहीं हुआ? चीन को लेकर जिक्र जरूर किया गया कि जिस दिशा में मानसरोवर यात्रा का रास्ता खुला है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और है। आरएसएस लगातार इस बात का जिक्र करता रहा है सेना की कहीं ना कहीं जवाब देने की स्थिति में, पाकिस्तान को लेकर, लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर, लेकिन बीते दिनों विजयदशमी के दिन जब नागपुर से कहा गया तो नजरिया कुछ बदल सा गया है। आत्मनिर्भर होने की बात करते, सरकार चीन के सामने डटकर खड़ी रहे, पाकिस्तान ऐसा हम कहते, वही नई सरकार लगता है खड़ी रह रही, परंतु जब तक हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियों तक, रोज के उपयोग की वस्तुओं तक चीन का बना माल खरीदना छोड़ नहीं देते, तब तक सरकार को बल कहां से मिले? स्वदेशी का आचरण समाज अगर नहीं करता आग्रह पूर्वक, तो अर्थतंत्र की आत्मनिर्भरता कहां से आएगी? घुसपैठिए घुसते हैं और यहां आकर घुल मिल जाते हैं। रेशन कार्ड और मतदाता सूची में भी उनका नाम दर्ज होता है, तो उनको मदद किसकी मिलती है? हमारे अपने समाज के लोगों को ही मिलती है। कभी कभी तो ऐसा दिखता है कि बंगाल, आसाम की उस पर्याप्त जल वाली भूमि में खेती का परिश्रम वाला धंधा लोग छोड़ देकर घुसपैठियों को राशन कार्ड प्राप्त करा देने का धंधा कर रहे हैं, क्योंकि उससे आय ज्यादा होती है। ये लोग कौन है? ये कोई बांग्लादेश के लोग नहीं है, पाकिस्तान के लोग नहीं, ये हमारे अपने देश के नागरिक हैं, हमारा अपना समाज है। अज्ञान है, स्वार्थ है। यानी नजरिया संकेत इस बात का है, परिवर्तन होने के बावजूद भी इन सब के बीच कहीं ना कहीं दृष्टि थोड़ी सी बदल रही है।
थोड़ी सी बदलने का मतलब यह है कि सरसंघ चालक ने जो जज्बात का जिक्र पिछली बार किया था, यानी पिछले बरस किया था, उसमें निशाने पर निगाहों में केंद्र सरकार थी। इस बार जनता को ठीक होना है। और इन सब से इधर प्रधानमंत्री झटके में चचा नेहरू को याद क्यों कर रहे हैं? 14 नवंबर चाचा नेहरू की 125वीं जयंती है और चाचा नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे। बच्चों को चाचा नेहरू पसंद थे। 14 नवंबर से 19 नवंबर पूरे देश में स्कूलों में जाकर के बच्चों को हाइजीन ये सिखाया जाएगा, सफाई सिखाई जाएगी। चाचा नेहरू जो बच्चों को ज्यादा पसंद करते थे, इससे बड़ी चाचा नेहरू को कोई बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। ये काम मेरी सरकार करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां, राजनीतिक रैलियां, चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ चल रही हैं, लेकिन उन सब के बीच जिक्र बार बार महात्मा गांधी, नेहरू और अंबेडकर का हो रहा है। ये किस बात के संकेत है? रिपोर्ट देखिए। न हेडगेवार, न गोलवलकर, न श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिक्र महात्मा गांधी का, जिक्र बाबा साहेब अंबेडकर का, जिक्र जवाहरलाल नेहरू का। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बीजेपी की सियासत छोड़ देश को साधने निकल चुके हैं, जहां उन्हें भारत को एक धागे में पिरोना है? या फिर पीएम को ही नहीं बल्कि संघ परिवार को भी इसका एहसास हो चुका है कि जिन आधारों पर देश टिका है उन्हें खारिज कर संघ के प्रतीकों से ना तो सियासत इस देश में हो सकती है, ना ही विस्तार हो सकता है, और ना ही सत्ता लंबे वक्त तक साथ रह सकती है? क्योंकि इसका पहला बड़ा संकेत आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के मुखपृष्ठ पर महात्मा गांधी के जरिए मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को जगाने के प्रयास को छापना भी है। वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल के औरे और उनकी समझ के जरिए नेहरू गांधी परिवार पर सीधा हमला करने वाले प्रधानमंत्री मोदी का नेहरू को लेकर बदला हुआ इस दौर में नजरिया भी है। 14 नवंबर चाचा नेहरू की 125वीं जयंती है। झटके में नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी को याद करने का अंदाज चचा नेहरू कहकर करने से नए संकेत जरूर मिलने लगे हैं, क्योंकि मौजूदा राजनीति में कांग्रेस के पास ले देकर गांधी, नेहरू और इंदिरा के अलावे कुछ है नहीं। हो सकता है मोदी इस हकीकत को अब बाखूबी समझने लगे हों कि अगर गांधी नेहरू को देश का बना दिया जाए या फिर कांग्रेस के हाथ से गांधी नेहरू ही छीन लिया जाए तो फिर मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचेगा। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी, हमने महात्मा गांधी को क्या दिया? वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दलित राजनीति में सेंध लगाना भी जरूरी है, क्योंकि दलित वोट बैंक की सियासत का चेहरा किसी भी राजनीतिक दल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका एहसास मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में रामदास अठावले को साथ लेना है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में बिहार में रामविलास पासवान को साथ लेने की जरूरत या कहें राजनीतिक मजबूरी में खुलकर सामने भी आ चुका है। और इन सब के बीच मायावती का वोट बैंक कभी भी किसी भी मौके पर कौन सा सियासी गुल खिला सकता है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी जिस दौर में लगातार ये लगता रहा कि नागपुर ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी हेडगेवार, गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गूंज होगी, उस दौर में महात्मा गांधी, अंबेडकर और नेहरू के जिक्र का मतलब अब शायद एक नई लंबी लकीर खींचना हो चला है। यह लकीर दरअसल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नागपुर में विजयदशमी के दिन दो स्थितियां सामने थी। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ विजयदशमी पर संघ और दूसरी तरफ विजयदशमी के दिन ही बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था। दोनों दो धाराएं हैं, दो तरह की सियासत है। इसको कहीं पुल का काम किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि बीजेपी उस दिशा में आगे बढ़ जाए। और इन सब के बीच जो लोग ये सोचते थे कि कभी बाबू को खोजना हो तो उसकी कुर्सी पर जाइए तो वहां कोट टंगा हुआ मिलेगा तो पता चल जाएगा बाबू है, लेकिन बाबू होता नहीं था। नए तरीके से सरकार बढ़ चुकी है डिजिटल इंडिया की तरफ। रिपोर्ट देखिए। ये आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। आप लाइन में खड़े सरकारी बाबू के आने का इंतजार कर रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, लेकिन साहब का कहीं पता नहीं। सरकारी नौकरी की ठाठ इसी बात में थी कि कुर्सी पर टंगी कोट को ही साहब की हाजिरी मान लिया जाए। साहब कब आए कब गए किसी को पता नहीं, लेकिन अब ये सब बदलने वाला है।
बाबू की लेट लतीफी पर अब पैनी नजर होगी। हाजिरी अब कोट टांगने से नहीं, बायोमेट्रिक मशीन में आधार नंबर और उंगली का निशान देने से होगी। सबसे खास बात यह है कि कौन सरकारी कर्मचारी कितने बजे आया और कब गया, ये सिर्फ उसके बॉस नहीं बल्कि आप भी देख सकेंगे। शुरुआत मंगलवार को हो गई जब सरकार ने attendance.gov.in वेबसाइट लॉन्च कर दी। सरकार ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सभी सरकारी संस्थान इस वेबसाइट से जुड़ें। फिलहाल 148 सरकारी संस्थान इस वेबसाइट पर अपने कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा डाल चुके हैं। 49,289 सरकारी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है, यानी उनकी हाजिरी के बारे में आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफी पर लगाम लगाना सरकार के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। यूपीए की सरकार के समय उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगाने की शुरुआत की थी। अब मोदी सरकार ने पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करके इसे और पारदर्शी बनाने की पहल की है, लेकिन देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को इसे जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। मसलन तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक आधार कार्ड ही नहीं है। जिस डिजिटल इंडिया का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं, ये उसी ओर बढ़ाया हुआ एक कदम है। लेकिन देश में अमीरी गरीबी के खाई की तरह डिजिटल डिवाइड भी बहुत बड़ी है और तमाम छोटे शहरों और कस्बों में जहां के सरकारी दफ्तरों में न कंप्यूटर है न इंटरनेट, वहां इस सुविधा को लागू करना वाकई एक बड़ी चुनौती होगी। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।